छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल की समीक्षा बैठक का आज दूसरा दिन। कई महत्वाकांक्षी योजनाओं की समीक्षा की। बैठक में सरकार के मंत्री और अधिकारी रहे मौजूद। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज का पौधा लगाने का संकल्प सतत जारी। अब तक राजधानी भोपाल में कई पौधों का रोपण हुआ। सीएम ने स्मार्ट सिटी में पौधे लगाए। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर पहुंचे भोपाल। बीजेपी के SC/ST मोर्चे की बैठक में हुए शामिल। नरेंद्र सिंह ने किसानों से आंदोलन खत्म करने की अपील की। और छत्तीसगढ़ की कोरबा नगर पालिका परिषद बनी अखाड़ा। बीजेपी व कांग्रेस के समर्थक आपस में भिड़े। दोनों पक्षों के बीच नगर पालिका परिषद में ही चले लात घूंसे। नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। और चलिए अब रुख कर लेते हैं खबरों का। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश की कई महत्वाकांक्षी योजनाओं की समीक्षा की है। आज सीएम की समीक्षा बैठक का दूसरा दिन रहा। इसमें गोधन न्याय योजना, सुराजी गांव योजना की समीक्षा की गई। इसके साथ ही राजीव गांधी किसान न्याय योजना, वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना की भी चर्चा अधिकारियों संग सीएम ने की है। सीएम बघेल ने लघु वनोपज, फूलदार और औषधि पौधों का रोपण, प्रसंस्करण, विपणन और सड़क किनारे पौधारोपण जैसे कार्यों की भी समीक्षा की। आज बैठक के दौरान उन्होंने कई मंत्रियों और अधिकारियों को इस बाबत आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। वहीं छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने प्रदेश की वर्तमान कांग्रेस सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि भूपेश सरकार ने अपने वादे पूरे नहीं किए। इसके अलावा उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। किस तरीके से गरीबों का नुकसान हुआ है, गरीबों के लिए जो आवास बनने थे, प्रधानमंत्री आवास योजना की मैं थोड़े से आंकड़े में आपको समझाने का प्रयास करूंगा। छत्तीसगढ़ के लाखों गरीबों के साथ इस 2.5 साल में भूपेश ने जो वादा खिलाफी किया था, 18 और 19 3,48,900 केस हमने आवास के स्वीकृत किए थे जब हमारी सरकार थी। अब भूपेश आ गए 19 और 20 में, उन्होंने टारगेट कम कर दिया। उन्होंने उस समय 1,51,000 आवास के लक्ष्य तय किए, उसमें 20,000 आवास बन पाए, 1,80,000 का काम नहीं हो पाया, क्योंकि 19 और 20 में 762 करोड़ रुपया। मध्य प्रदेश के भोपाल के राजभवन पहुंचने की जिद कर रही सामाजिक कार्यकर्ता मेधा पाटकर और पूर्व विधायक डॉक्टर सुनीलम को पुलिस ने गांधी भवन के पास रोक लिया है। साथ में 50 से अधिक किसान नेताओं को भी रोका गया है। कुछ किसान नेताओं को नीलम पार्क और अन्य स्थानों से हिरासत में भी लिया गया। ये सभी कृषि कानूनों के विरोध में और किसानों से जुड़ी मांगों को लेकर राज्यपाल से मिलने की मांग कर रहे थे। पुलिस और प्रशासन का ये तर्क है कि शहर में धारा 144 लागू है, ऐसे में किसी को अनुमति नहीं दे सकेंगे। गांधी भवन के बाहर किसान, पुलिस, प्रशासन के बीच इन्हीं बातों को लेकर लंबे समय तक बहस चलती रही। किसान आंदोलन के 7 महीने पूरे होने पर शनिवार को राष्ट्रपति के नाम राज्यपाल को ज्ञापन सौंपने निकलने से पहले ही शिव कुमार शर्मा सहित किसान नेताओं को पुलिस ने उनके घर में ही नजरबंद कर दिया। वहीं नर्मदा आंदोलन चलाने वाली मेधा पाटकर, डॉक्टर सुनीलम, सरोज बादल सहित सैकड़ों कार्यकर्ताओं को पॉलीटेक्निक चौराहे पर रोककर उन्हें नजरबंद कर दिया गया। इसका नेतृत्व कर रहे किसान नेता शिव कुमार शर्मा कक्का जी ने पुलिस की इस कार्रवाई की निंदा की। उन्होंने कहा है कि अब मध्य प्रदेश सरकार को सबक सिखाया जाएगा। 5 लोग भी ज्ञापन देने नहीं जा सकते हैं। क्या ज्ञापन देना भी अपराध है? और ऐसा है तो इनके दिन समाप्त हो गए हैं। शर्मा ने कहा कि अब दिल्ली कूच करेंगे, इसकी रणनीति बनाई जाएगी। वहीं अब प्रदेश के गांव-गांव में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के पुतले जलाए जाएंगे। कार्य योजना तैयार हो रही है यूपी मिशन, और उसमें अभी हमने सबक बंगाल में सिखाया है, अब हम उत्तर प्रदेश में सिखाएंगे। 2024 तक आंदोलन हमारा जारी होगा
2024 में पूरे देश में सिखाएंगे, क्योंकि ऐसी अलोकतांत्रिक सरकारों को सत्ता में रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। हमारी 9 मेंबरी कमेटी है जिसका मैं मेंबर हूं, जो वार्ता को जाती है 40 मेंबरी कमेटी, उसका भी मैं सदस्य हूं। 12 राउंड हमारी चर्चाएं हुई हैं, 1 राउंड अमित शाह जी से हुई है। उनसे वार्ता में हमारी बात बहुत साफ हुई। उन्होंने कहा कि कक्का जी जितने भी संशोधन करवाना चाहते हैं कानून में करवा लें। तब मैंने उनसे कहा कि अगर कानून को लागू करने के पहले आप ही चर्चा करते, तो बोले वो गलती हमसे हुई है। जब सरकार ये मान रही है, गृह मंत्री देश का मान रहा है कि हमसे गलती हुई है, तो तीनों काले कानून को उनको रद्द करना चाहिए। उसके बाद वार्ता का माहौल बनेगा, संशोधन से काम नहीं चलेगा। जिस किसान को वो कानून चाहिए ही नहीं, अभी तक मोदी सरकार ने 2014 से लेकर अभी तक 18 कानून किसान विरोधी देश में लागू किए हैं ऑर्डिनेंस के जरिए। कोई कानून लागू नहीं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मंडीदीप में कोविड केयर सेंटर का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि कोरोना की तीसरी लहर के लिए तैयारी की जा रही है। बच्चों को तीसरी लहर से ज्यादा खतरा है, इसलिए बेड बढ़ाए जा रहे हैं और सारे इंतजाम किए जा रहे हैं। 7.5% पहुंच गई है। मैं इसके लिए भी रायसेन जिले की जनता को, भोजपुर क्षेत्र की जनता को, मंडीदीप की जनता को बहुत बधाई देता हूं कि कोविड के संकट को नियंत्रित करने के लिए उन्होंने निरंतर सहयोग किया। और हमने जो क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटीज बनाई कोविड के नियंत्रण के लिए, वार्ड स्तर पर, पंचायत स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर और जिला स्तर पर, उनने भी डट के प्रशासन के साथ मिलके, कलेक्टर, एसपी और बाकी प्रशासन के साथ मिलके जबरदस्त काम किया है। इसी के कारण आज हम कंट्रोल की स्थिति में हैं। लेकिन तीसरी लहर की संभावना 4 से लेकर 6 हफ्ते के बीच जताई जा रही है और कई तरह के तथ्य आ रहे हैं कि बच्चों के लिए ये लहर ज्यादा प्रभाव डालने वाली हो सकती है। और इसके साथ साथ हम लोगों को डेल्टा प्लस जो वेरिएंट है वायरस का, उसके बारे में भी हमें कुछ समाचार मिल रहे हैं। इसलिए जरूरी है कि आज कंट्रोल में है, लेकिन हम पूरी तरह से निश्चिंत होकर ना बैठ जाएं। संभावित तीसरी लहर के मुकाबले की तैयारी पूरी गंभीरता के साथ करें, ताकि तीसरी लहर या तो आए ही नहीं, और आए तो वो ऐसी आए जो जनता को नुकसान ना पहुंचा सके। और इसलिए हर तरह की एक्सरसाइज सरकार कर रही है। स्वास्थ्य मंत्री भी हमारे बैठे हुए हैं। एक तरफ हम टेस्ट खूब कर रहे हैं, टेस्ट में पॉजिटिव कोई आता तो उसको आइसोलेट करते हैं, उसकी कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग का काम करते हैं, उसके संपर्क में जितने लोग आते हैं उनका टेस्ट हम करते हैं, ताकि कोई छुपा हुआ संक्रमित भाई या बहन बाकी जगह संक्रमण न फैला रहा हो। एक तरफ दवाई, बिस्तर, आईसीयू बेड। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा रोजाना 1 पौधा लगाने का संकल्प सतत जारी है। बता दें कि अब तक राजधानी भोपाल में कई पौधों का रोपण किया जा चुका है। इस बीच ही पौधारोपण की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने स्मार्ट सिटी में पौधे लगाए हैं। शहरी विकास मंत्रालय की इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्टेस्ट 2020 में 7 अवार्ड अपने नाम कर इंदौर ने एक इतिहास रच दिया है। पहली बार इंदौर स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कंपनी को एक साथ इतने अवार्ड मिले हैं। बीते 6 साल में स्मार्ट सिटी मिशन के अलावा अंतर्गत इंदौर के 161 जो है वो प्रोजेक्ट पूरे किए गए, जबकि 40 पर काम जारी है। स्मार्ट सिटी के लिए 4000 करोड़ रुपए से ज्यादा के काम होने हैं, जिनमें से केंद्र और राज्य सरकार को मिलाकर 1000 करोड़ रुपए की राशि देना है। बाकी राशि कंपनी अपने प्रोजेक्टों से जुटाएगी। राज्य सरकार से 225 करोड़ रुपए अब तक इंदौर को नहीं मिले हैं। इसके बावजूद इंदौर ने सिटी अवार्ड श्रेणी में बेहतर प्रदर्शन कर इस ओवरऑल विजेता का ताज पहना है। इंदौर फिर नंबर बना है। बहुत सारे अलग अलग पैरामीटर में भी हम लगभग 6 पैरामीटर में नंबर बनाए हैं। और ये तभी होता है जब माननीय प्रधानमंत्री जी कुछ आह्वान करते हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम सब जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी और शहर की जनता मिल के काम करती है, तभी नंबर बनाते हैं। इंदौर ने स्मार्ट सिटी में बहुत सारे नवाचार किए हैं और इस नवाचार की पूरे देश में चर्चा होती है।
मैं जब इस विभाग की जो स्टैंडिंग कमेटी है उसमें सभी राजनीतिक दलों के लोकसभा और राज्यसभा के सांसद हैं, वहाँ जब इसमें चर्चा होती है तो बहुत सारे नवाचारों की चर्चा होती है। तो कमेटी खुद इंदौर आई थी, उन्होंने देखा, यहाँ तक कि कुछ दिन पहले यहाँ इस विभाग के जो सचिव हैं वो स्वयं देखने आए थे। तो इंदौर में किस प्रकार गोपाल मंदिर, छतरी, मराठी स्कूल, राजवाड़ा और स्मार्ट सिटी में स्मार्ट रोड, बहुत सारे काम किए, 56 दुकान, तो बहुत सारे नवाचार किए। ये तभी संभव होता है कि जब हम सब मिल के काम करते तभी इस मुकाम तक पहुँचते। यह जो खिताब है माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में माननीय एमपी के कटनी में आज प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का अल्प प्रवास हुआ। इस दौरान गृह मंत्री का बीजेपी ने जबरदस्त स्वागत किया। प्रदीप मित्तल के यहां गृह मंत्री मिश्रा शोक संवेदना व्यक्त करने पहुंचे, जिनके पुत्र का कुछ दिन पहले हादसे में निधन हो गया था। कटनी पहुंचे गृह मंत्री ने विधायक संजय पाठक के निवास पर पत्रकारों से बातचीत की। अनौपचारिक चर्चा करते हुए उन्होंने इस दौरान कांग्रेस पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अब जनता के बीच तो जा ही नहीं पा रही, लिहाजा ट्विटर और ट्वीट से ही काम चला रही है। दिग्विजय सिंह और कमलनाथ को लेकर भी उन्होंने बयान दिया है और कहा है कि दिग्विजय सिंह और कमलनाथ मीडिया में बने रहने के लिए कुछ भी बोल देते हैं। कांग्रेस के नेताओं के बयान से सांप्रदायिक तनाव हो, इसका भी उन्हें ख्याल नहीं है। दिग्विजय सिंह की सोच जो है ना, वो पाकिस्तानी सोच है। जो पाकिस्तान की सोच है वही दिग्विजय सिंह की। वो हमेशा इस तरह की बात करते हैं जिससे सांप्रदायिक तनाव, क्योंकि उसको मीडिया में स्थान मिल जाता है। बाकी कांग्रेस अब जनता के बीच जाने लायक तो रही नहीं। बुजुर्ग व्यक्ति हैं दिग्विजय सिंह जी भी, कमलनाथ जी भी, तो अब जनता के बीच नहीं, ट्विटर और टीवी पे ही काम चल रहा है और वो ट्वीट ही कर पाते हैं। सर, जनता कर्फ्यू के दौरान कटनी पुलिस अधीक्षक मयंक अवस्थी जी का एक मिशन संबल, जो काफ़ी सराहनीयपूर्ण कदम था, उसमें मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री जी ने भी ट्वीट किया। सर, उनके बारे में क्या कहना चाहते हैं? अधिकारी है, अच्छी बात की तो तारीफ की जाएगी। जेल में निरंतर घटनाएं बढ़ने के जो सामने आ रही हैं, बढ़ती हुई घटनाएं आ रही हैं, इसमें आप क्या कहेंगे? कटनी छोड़ा आसपास के क्षेत्रों में लग गया, लेकिन कटनी में नहीं हुआ। कटनी में भी काम चालू हो रहा है और जुलाई के महीने में लग गया। प्रवास पर कटनी पहुंचे गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बीजेपी कार्यकर्ताओं के द्वारा जबरदस्त तरीके से स्वागत किया गया, जिसकी तस्वीरें इस समय आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। अल्प प्रवास पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा कटनी पहुंचे और इस दौरान बीजेपी के कार्यकर्ताओं का हुजूम उनके स्वागत के लिए उमड़ पड़ा। आपको बता दें, उद्योगपति प्रदीप मित्तल के यहां गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा शोक संवेदना व्यक्त करने पहुंचे थे। उनके पुत्र का कुछ दिन पहले हादसे में निधन हो गया था। कटनी पहुंचे गृह मंत्री ने विधायक संजय पाठक के निवास पर पत्रकारों से अनौपचारिक रूप से चर्चा करते हुए कांग्रेस पर तंज कसा और कहा कि कांग्रेस अब जनता के बीच तो जा नहीं पा रही, लिहाजा ट्विटर और ट्वीट से ही काम चला रही है। दिग्विजय सिंह और कमलनाथ मीडिया में बने रहने के लिए कुछ भी बोल देते हैं। कांग्रेस के नेताओं के बयान से सांप्रदायिक तनाव हो, इसका भी उन्हें ख्याल बिल्कुल नहीं है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने भोपाल में राष्ट्रीय बीज निगम के भोपाल कार्यालय का शुभारंभ किया। इस मौके पर कृषि मंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार कृषि के क्षेत्र में पिछले 15 सालों से काफी अच्छा काम कर रही है। राज्य दिन प्रतिदिन प्रगति कर रहा है। उन्होंने आगे कहा कि मध्य प्रदेश कृषि प्रधान राज्य है, जहां के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और कृषि मंत्री कमल पटेल दोनों खेती किसानी से जुड़े हुए हैं। उन्होंने किसानों को उनकी उपज के लिए अच्छे दाम दिलाने के लिए अच्छी तरह से काम किया है। इस मौके पर उन्होंने किसानों से भी आंदोलन वापस लेने की अपील की। साथ ही तोमर ने बीजेपी की SC/ST मोर्चे की बैठक पर भी अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। आज आप सबको मालूम है, भारतीय जनता पार्टी ने अपने SC और ST मोर्चे की बैठक आयोजित की थी और उस बैठक के निमित्त मेरा यहाँ आना हुआ था। बैठक काफ़ी अच्छी रही है। पार्टी के संगठनात्मक विस्तार की दृष्टि से बैठक में चर्चाएं हुई और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे दोनों मोर्चे
जिस गंभीरता के साथ काम कर रहे हैं वे काम को और आगे बढ़ाने में सफल होंगे। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में सरकार का संचालन सफलतापूर्वक हो रहा है। कोविड के कालखंड में भी मध्य प्रदेश की सरकार ने कोविड को नियंत्रण करने की दृष्टि से सभी प्रकार के उपाय किए और नियंत्रण करने की ओर सफलता की दृष्टि से अग्रसर हो रहे हैं। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार पुनः बनी है, मध्य प्रदेश प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क बनाने के मामले में नंबर 1 पर है। गांव में आवास उपलब्ध कराने में नंबर 1 है। गेहूं के उत्पादन की दृष्टि से पंजाब राज्य को भी पछाड़ने का काम मध्य प्रदेश ने किया है। नगरीय क्षेत्र के विषय को लें तो स्मार्ट सिटी जो कंपटीशन हुआ है उसमें भी मध्य प्रदेश ने निश्चित रूप से अनेक अवार्ड प्राप्त किए हैं। इसलिए मैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी और उनकी पूरी टीम को हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं। इस आधार पर काम करने वाला राजनीतिक दल है। हमारा दल और हमारा विचार सर्वव्यापी हो, सर्वस्पर्शी हो, ये हमेशा हमारी प्राथमिकता रही है और इसलिए हम भिन्न भिन्न मोर्चों के माध्यम से सभी वर्गों में पहुंचने का एक निरंतर प्रयास करते रहते हैं। मैं आपके माध्यम से सभी किसान यूनियंस के लोगों को कहना चाहता हूं कि उनको अपना आंदोलन समाप्त करना चाहिए। भारत सरकार ने 11 दौर की बातचीत उनके साथ की है। कृषि सुधार बिल ये किसानों के जीवन स्तर में तब्दीली लाने वाले हैं। भारत सरकार ने एमएसपी को बढ़ाने का काम किया है। एमएसपी पर पहले से अधिक खरीद करने का काम किया है और इन कानूनों के समर्थन में देश का बहुत बड़ा हिस्सा खड़ा। साध्वी से सांसद बनी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने एक बार फिर से विवादित बातें कही हैं। एक बार फिर उन्होंने दोहराया है कि वे मुंबई हमले के वक्त शहीद हुए हेमंत करकरे को देशभक्त नहीं मानती हैं। भोपाल के समीप सीहोर में आपातकाल की बरसी पर हुए कार्यक्रम में उन्होंने ये बातें कही। मीसा बंदियों को संबोधित करते हुए सांसद प्रज्ञा भारती ने कहा कि एक इमरजेंसी 1975 में लगी थी और एक इमरजेंसी जैसी स्थिति बनी थी 2008 में, जब मालेगांव ब्लास्ट में साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को जेल में बंद किया गया। उन्होंने कहा कि करकरे को लोग देशभक्त कहते हैं, लेकिन वो वास्तव में देशभक्त नहीं है। एक इमरजेंसी लगी थी 1975 में और एक इमरजेंसी जैसी अवस्था बनी थी 2008 में, जिस दिन मालेगांव ब्लास्ट में साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को अंदर किया गया था। मैंने स्वयं उस चीज को झेला भी है, देखा भी है और सुना भी है। और हमारे लोग, मेरे आचार्य जी जिन्होंने मुझे पढ़ाया कक्षा 8वीं में, उनकी उस हेमंत करकरे ने, जिसको लोग देशभक्त कहते हैं, वहां के लोग थकते नहीं है, पर वास्तव में जो देशभक्त हैं वो उसको देशभक्त नहीं कहते हैं। उन्होंने हमें कक्षा 8वीं में पढ़ाने वाले आचार्य जी और शिक्षक को उनकी उंगलियां तोड़ दी। बोलो तुमने, बताओ तुम कि वो क्या करती थी। मैंने अपना घर वर्षों पहले छोड़ दिया था, मैं संगठन मंत्री थी। देश के लिए मैंने अपने को जीवन समर्पित किया था, लेकिन भय मनाने के लिए कक्षा छोटी क्लास में स्कूल में पढ़ने वाले हम और पढ़ाने वाले हमारे शिक्षकों की भी उंगलियां तोड़ी और पसलियां तोड़ी। ये किस लिए था? क्या ये लोकतंत्र? छत्तीसगढ़ की कोरबा नगर पालिका परिषद दीपिका में निविदा डालने के वक्त बीजेपी और कांग्रेस समर्थक आपस में भिड़ गए। विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि दोनों पार्टी के समर्थकों के बीच में छीना झपटी के साथ ही जमकर लात घूंसे भी चले। बाद में इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। दोनों पक्ष ने दीपिका थाना में एक रिपोर्ट भी दर्ज कराई। मामले में पुलिस ने अपराध दर्ज कर विवेचना में लिया है। परिषद जो कार्यालय परिसर है उसी में ही दोनों गुट के बीच इस तरीके की मारपीट हुई है कि जमकर लात घूंसे चले हैं, जिसकी तस्वीर इस समय आप टेलीविजन स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। घटना की जानकारी जब कुछ अन्य लोगों को मिली तब उन्होंने दोनों गुट के लोगों को अलग कर मामला शांत कराया। बाद में दोनों गुट दीपिका थाना पहुंचे और एक दूसरे के खिलाफ रिपोर्ट
दर्ज कराई गई। इस संबंध में दीपिका थाना प्रभारी हरीश तांडेकर का ये कहना है कि नगर पालिका परिषद परिसर में दो पक्षों के मध्य मारपीट हुई है। दोनों पक्ष ने मामले की रिपोर्ट की है। अभी विवेचना जारी है। जांच उपरांत मामला दर्ज किया जाएगा। विवाद की वजह निविदा प्रपत्र के लिए आवेदन जमा करना बताया जा रहा है। तो आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ की कोरबा नगर पालिका परिषद दीपिका में निविदा डालने के वक्त बीजेपी व कांग्रेस समर्थक आपस में भिड़ गए। विवाद इतना बढ़ा कि दोनों पार्टी के समर्थकों के मध्य छीना झपटी के साथ ही जमकर लात घूंसे चले। बाद में दोनों पक्ष ने दीपिका थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने इस मामले में जो है अपराध दर्ज कर विवेचना में लिया है। परिषद कार्यालय परिसर में ही दोनों गुट के मध्य छीना झपटी, मारपीट और जमकर लात घूंसे चले। घटना की जानकारी जब कुछ अन्य लोगों को मिली तब उन्होंने दोनों गुट के लोगों को अलग कर मामला शांत कराया। बाद में दोनों जो गुट हैं वो दीपिका थाना पहुंचे और एक दूसरे के खिलाफ रिपोर्ट उनके द्वारा दर्ज कराई गई। कोरोना संकट के बीच मध्य प्रदेश सरकार महाकाल की नगरी में उद्योग लगाने जा रही है। उज्जैन के बृहस्पति भवन में जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ प्रदेश सरकार के उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने बताया कि प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सरकार उज्जैन जिले में 9000 महिलाओं को रोजगार सोयाबीन प्लांट की खाली जमीन पर रोजगार देने जा रही है। मशीन का प्लांट कैबिनेट मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उद्योग विभाग की बैठक में ये निर्णय लिया है। रोजगार के नए नए अवसर अब सरकार के द्वारा लाए जा रहे हैं। उज्जैन में बेरोजगारी को खत्म करने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान काफी गंभीर हैं। उन्होंने रेडीमेड का बड़ा उद्योग लगाने का प्रयास किया है। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने चुनावों के मद्देनजर तैयारियां शुरू कर दी हैं। नगरीय चुनाव कभी भी हो सकते हैं। विधानसभा चुनाव 2023 में है। इसे मद्देनजर रखते हुए बीजेपी ने SC/ST वर्गों को और मजबूत करने का फैसला लिया है। पार्टी ने इसके लिए एक्शन प्लान भी तैयार कर लिया है। भोपाल स्थित दफ्तर में इस पर रणनीति बनाई गई। प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने कहा कि अनुसूचित जाति वर्ग में कई जातियां और उपजातियां हैं। सभी को संग लिया जाएगा और सभी तक भारतीय जनता पार्टी की पहुंच बने, इस पर बैठक में मंथन किया गया। उनके बीच भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की स्थापना के लिए भी विस्तृत रूप से चर्चा की गई। ये वही सब लोग हैं, चाहे केजरीवाल हो, चाहे देश के अंदर राहुल गांधी हो, चाहे कांग्रेस का नेतृत्व। आपने देखा ना कि कर्नाटक के अंदर तो क्या किया। कर्नाटक के अंदर तो कांग्रेस के लोगों ने मिलकर के ये तय किया कि बेडों पर कब्जा कर लो, और बेडों पर कब्जा करके उन्होंने क्राइसिस कैसे पैदा हो। तो पूरे देश के अंदर कांग्रेस केवल एक ही भूमिका निभा रही है कि कैसे बदनाम किया जाए, कैसे अभाव दिखाया जाए। और मध्य प्रदेश के हमारे पूर्व मुख्यमंत्री ने कह दिया कि भारत बदनाम हो गया, मेरा भारत महान नहीं, भारत बदनाम है। इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। इनके पास कुछ बचा नहीं है। ये केवल और केवल देश के अंदर अस्थिरता पैदा करना, अराजकता पैदा करना और देश के अंदर, दुनिया के अंदर भारत को कैसे बदनाम करें। जो माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जो सिरमौर बनकर के दुनिया जिसकी स्वीकारोक्ति दे रही है, तो ये बातें उनको पचती नहीं है। जो मछली जब पानी से निकल जाती है तो वो जिस प्रकार से तड़पती है, वैसे ही कांग्रेस का नेतृत्व भी इस देश के अंदर तड़प रहा है। कांग्रेस कहती है कि दलितों के लिए किया, लेकिन जमीन पे कुछ नहीं किया। नहीं तो 65% लोग गरीब क्यों होते देश में, नंबर 1। नंबर 2, जब कांग्रेस के विधायक के घर पे हमला कर्नाटक में होता है तो कांग्रेस, भीम आर्मी, बसपा, सपा, कोई भी दल उस घटना की निंदा नहीं करता है। नंबर 3, बाबा साहब अंबेडकर हिंदुस्तान के संविधान के लेखक थे, ये सब मानते हैं भी। लेकिन धारा 370 का उन्होंने विरोध किया था कि अलगाव पैदा कर सकती है, लेकिन नेहरू जी ने नहीं माना था, 370 लगाई। आज बाबा साहब अंबेडकर के और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपनों को कोई पूरा करता है तो नरेंद्र मोदी जी करते हैं। बाबा साहब अंबेडकर के जीवन से जुड़े हुए, चाहे वो जन्म स्थान हो।
छत्तीसगढ़ के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने डोंगरगढ़ में मां बमलेश्वरी की पूजा अर्चना की। उन्होंने प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि एवं खुशहाली का आशीर्वाद मांगा। मंत्री भगत ने इसके साथ ही राजनांदगांव स्थित मस्जिद, गुरुद्वारा, शीतला मंदिर और राम दरबार मंदिर में भी मत्था टेका। इस अवसर पर अन्य पिछड़ा वर्ग विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष और डोंगरगांव विधायक दिलेश्वर साहू, अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष डोंगरगढ़ विधायक भुवनेश्वर बघेल इस दौरान उनके साथ मौजूद रहे। आपको हम यहां पर जानकारी दे दें कि जिस तरीके से वहां पर पहुंचे थे मंत्री जी, उनसे कई सवाल पत्रकारों ने किए और इस दौरान पत्रकारों ने जब शराबबंदी को लेकर मंत्री जी से सवाल पूछा तो वे सवालों को अनसुना कर गए। लग रहा है संस्कृति से भ्रष्ट हो रही है, इस पर क्या कहना है? मेरे को पैमाने में मतलब छत्तीसगढ़ में क्या डोंगर सभी जगह वैसी है। मेरे को सुनाई नहीं दी, आप क्या बोले? छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में शासकीय पालूराम धनानिया वाणिज्य एवं कला महाविद्यालय रायगढ़ में वैक्सीनेशन कैंप लगाया गया। यहां पर सुबह 9 बजे से ही कोरोना की वैक्सीन लगाना शुरू कर दिया गया। आपको बता दें कि पहली बार रायगढ़ के कॉलेज में वैक्सीनेशन कैंप लगाया गया। इसका उद्देश्य यह है कि नियमित रूप से कॉलेज के सभी विद्यार्थियों का वैक्सीनेशन हो। यहां पर छात्रों और लोगों ने वैक्सीनेशन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और वैक्सीन लगवाई। खास बात यह है कि यहां पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की भी जरूरत नहीं थी, सिर्फ आधार कार्ड के आधार पर ही टीकाकरण किया गया। बता दें कि यहां पर 18+ और 45+ दोनों को ही कोरोना की वैक्सीन लगाई गई। पहले लगवाने से पहले मेरे को बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, क्योंकि सुई से डर लगता है, लेकिन अब नहीं लग रहा है। क्योंकि ना अगर आपको बुखार आएगा तो टैबलेट दिए खा लेना बोलते। हाँ, यहाँ महाविद्यालय स्तर पे जिले में पहली बार हम लोगों ने प्रयास किया था कि यहाँ के जो नियमित बच्चे हैं उनको भी कोविड-19 के सुरक्षा हेतु वैक्सीनेशन का लाभ मिल सके, और बच्चे आ भी रहे हैं कॉपी जमा करने के लिए। तो हमारी ये जो रिक्वेस्ट थी उसको जिला प्रशासन ने और नगर निगम ने माना। और इसी के साथ स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश की तमाम ताज़ा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।